नेक्स्ट चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग। याद लिखेंगे से पहले नेक्स्ट चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग। इसको एलपीपी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एलपीपी बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इस चैप्टर में बेसिकली अपने को दो टॉपिक पर प्रॉब्लम्स को डील करना है। पहली एक्सरसाइज है जहां पर हम लोग को प्रॉब्लम को फ्रेम करना, उसको बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन बनाना है। और सेकेंड एक्सरसाइज में उसका सॉल्यूशन देखना है कि किस तरीके से उसको आप सॉल्व कर सकते। दो पैटर्न पे प्रॉब्लम्स को क्या करना है अपने को सॉल्व करना। अब एलपीपी क्यों पढ़ते हैं पहले इसको समझ लो। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो कि भैया आप हॉस्पिटल में और पेशेंट लोग को आपको एक खाना दे देंगे, ठीक है, जिसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट इतना होना चाहिए कम से कम। और मार्केट में आपके पास दो फूड अवेलेबल है। मार्केट में कितना फूड अवेलेबल है? दो फूड। एक का प्राइस 10 रुपए, एक का प्राइस 15 रुपए, ठीक है। सवाल ये है कि मैं कौन सा फूड दूं, ए दूं या बी दूं? दोनों में ए में और बी में इतनी इतनी क्वांटिटी अवेलेबल है, वो पता है, तो बेटर कौन सा है मेरे लिए? खाली पैसे के बेस पर डिसीजन नहीं लिया जा सकता। अब देखो ये भी देखना है कि इतना इतना मिनिमम कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन उन लोगों को मिलना चाहिए। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है हम लोग वहां पर किसका यूज करते हैं? एलपीपी का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत सारे हम लोग को अभी पहली एक्सरसाइज वही बेस ही। अपने को प्रॉब्लम्स को क्या करना है? फॉर्मुलेट करना, मतलब बना के छोड़ देना, आंसर नहीं निकालना। आंसर कहाँ निकालेंगे? दूसरी वाली एक्सरसाइज जहां पर अपने को सोल्यूशन निकालने बोलेगा। तो वो जब सेकंड एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि भैया सोल्यूशन कैसे निकालना। बट पहले बात करते हैं फॉर्मुलेशन कैसे होगी। तो फॉर्मुलेशन के लिए कुछ चीजें याद रखना। एक होता है अपना फंक्शन जिसको आपको मैक्सिमाइज करना है या फिर मिनिमाइज करना, कुछ भी हो सकता है। उसको z से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? जैसे अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसके कॉस्ट को आप चाहोगे कम से कम रखें और उसके प्रॉफिट को आप चाहोगे ज्यादा से ज्यादा रखें। समझ में आ रहा है? तो एक फंक्शन होगा जिसको हम क्या बोलेंगे? चलो z बोलेंगे, ठीक है। वो अपना क्या होगा जिसको आपको इधर मैक्सिमाइज करना होगा या फिर मिनिमाइज करना होगा। दूसरा आपको जो कंस्ट्रेंट है ना, कंडीशन देगा कि भैया ये इससे ज्यादा नहीं हो सकता या इससे कम नहीं हो सकता, वो कंस्ट्रेंट को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। समझ में आ रहा है? जब आप फॉर्मुलेशन करते हो तो पहला क्या आइडेंटिफाई करना है? z, वो फंक्शन जिसको आपको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज। दूसरा कंस्ट्रेंट, और तीसरा एक होता है नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? कुछ चीजें हैं जिनको, जैसे मैंने बोला ना कि भैया मुझे कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन इतना चाहिए, मतलब इनकी वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती। समझ में आ रहा? बोलने का मतलब ये है, या आप दो मशीन पे काम करवा रहे लेट से, तो दोनों मशीन को यूज करना है। किसी एक मशीन को आप यूं ही छोड़ नहीं सकते। समझ में आ रहा है? तो ये बोलने का मतलब ये है कि भैया वो दोनों कभी भी जीरो नहीं है। तो उसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। क्या बोलते हैं उसको? नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। तो ये तीन चीजों को आपको ध्यान में रखना। अब जरा यहाँ पर एक प्रॉब्लम लेते हैं तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहाँ है एक्सरसाइज 6.1? यहाँ पेज नंबर 97, एक्सरसाइज 6.1। ध्यान से देखो बच्चों क्या हो रहा है। अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ गैजेट ए एंड बी व्हिच आर फर्स्ट प्रोसेस्ड इन द फाउंड्री एंड देन सेंट टू मशीन शॉप फॉर फिनिशिंग। एक कंपनी है जो दो गैजेट बना रही है ए और बी, ठीक है, जिसको पहले हम लोग कहां पर भेजते हैं? फाउंड्री में, और दूसरी उसको मशीन शॉप फिनिशिंग पर्पस के लिए, ठीक है। दोनों ही गैजेट। बोला द नंबर ऑफ मैन आवर्स ऑफ लेबर रिक्वायर्ड इन ईच शॉप फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए एंड बी एंड द नंबर ऑफ मैन आवर अवेलेबल फॉर द फर्म आर एज फॉलोस। तो बोला कि भैया आपको एक टेबल दिया हुआ है, इसमें टेबल दे दिया, नहीं तो नॉर्मली हम लोग टेबल खुद बनाते हैं, ठीक है। गैजेट दिया हुआ है ए बी, टाइम अवेलेबल, मतलब इतने टाइम के लिए वो अवेलेबल है, ठीक है। फाउंड्री और मशीन 10, 5, 6, 4, 60, 35।
बोला प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ ए इज 30 रुपीस एंड बी इज ₹20 पर यूनिट। ए गैजेट ए को बेचोगे तो 30 रुपया मिलेगा, गैजेट बी को बेचोगे तो कितना रुपया मिलेगा। अब दोनों ही बन रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको दोनों को बेचना पड़ेगा। मैं क्या बोलता हूं, लेट the number of unit of A produce be X and the number of unit of B produce B Y। मुझे नहीं पता ना A की कितनी यूनिट बनाया, तो मैं क्या बोल देता हूं, let the number of unit for A is X and number of unit of B for is Y। सही है भैया। A के लिए कितना रख दिया मैंने, X रख दिया, और बी के लिए कितना रख दिया। मुझे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट को क्या करना है मुझे, तो मेरे को ए पे कितने का प्रॉफिट मिल रहा है 30। सो टोटल प्रॉफिट क्या निकाल रहा हूं बच्चे लोग, जो कि मेरे लिए क्या होने वाला है z, जो कि मेरे लिए क्या होने वाला है वो क्या होगा सर, ए पे कितने का प्रॉफिट है 30, ए की कितनी यूनिट है तो कितना हो गया 30x, ऐसी बी की कितनी यूनिट है, टोटल प्रॉफिट यही होगा ना। अरे भैया मैंने बोला कि मेरे पास 10 गैजेट ए के हैं और 20 गैजेट बी के हैं, बताओ कितना प्रॉफिट हुआ। तो आप बोलेंगे सर ए पे 30 रुपए का प्रॉफिट है तो 30 × 10 300, और इधर पे 20 × कितना होगा 10 तो 200, 300 और 200 कितना का टोटल प्लस करके निकालें, ऐसे निकालेंगे। तो ये हो गया अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इस z को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उसमें पहला काम यही था ना z को निकालना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल गया z। अच्छा मगर एक चीज को याद रखो कि जो a है उसके लिए x लिए है और b के लिए क्या लिए चलो y। कभी-कभी अपने लोग x1 x2 भी लिखते हैं, हम लोगों ने x और y लिया। टोटल टाइम कितना अवेलेबल है 60, मतलब गैजेट a फाउंड्री में कितने टाइम तक के रह सकता है, और इसमें सॉरी गैजेट b फाउंड्री में कितने टाइम के लिए रहेगा 6। हां यार, इससे टोटल अवेलेबल कितना 60 ना, उससे ज्यादा टाइम के लिए अवेलेबल रहेंगे क्या, नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूं 10x प्लस 6y ये लेस देन इक्वल टू 60 होगा। समझा क्या आप लिखा मैं बोला कि इन दोनों का टाइम मिलाकर गैजेट ए और गैजेट बी का टाइम मिलाकर फाउंड्री में 60 से क्या होना चाहिए, उसने बोला अवेलेबल ही इतना, इससे ज्यादा बोलता तो ग्रेटर देन की साइन, अगर वो बोलता कि इतना तो चाहिए ही चाहिए एटलीस्ट जब बोलता है तो वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं ग्रेटर देन, क्या लगाते हैं बच्चों, इसने बोला कि 60 अवेलेबल है, इससे ज्यादा अवेलेबल नहीं। ऐसे दूसरे के लिए मशीन शॉप में कितना लिखूंगा 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू, बट याद रखना अपने को ना कंडीशन लिखना पड़ता है पहले, समझ में आ रहा है। ऐसे इंग्लिश में आपको लिखना पड़ेगा कि फॉर द गैजेट A is available in the foundry for 10 hours and gadget B is available for 6 hours. So the total time availability for both of them should be less than equals to 60. Therefore फिर ये कंडीशन है, समझा, ऐसा लिखना है। मैं भी डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि मैं वो बोलते चल रहा हूँ बट आपको लिखना है। ये हो गया अपना, और ये बात हम लोगों को पता है कि भैया सर x कुछ ना कुछ तो बनना चाहिए, अरे a कुछ ना कुछ तो बनना चाहिए, ऐसी y कुछ ना कुछ, तो ये हो गया, समझ में आया। ये इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट, इसको क्या बोलते हैं चलो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना। बहरहाल अपने को क्या करना है तो लास्ट में ऐसा लिखते हैं चलो z max, क्या लिखते हैं लोग, वो कितना है 30x प्लस 20। बीच बीच में इंग्लिश लिखते आएंगे, पहले बता रहा हूं। फिर हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रेंट्स, क्या लिखेंगे हम लोग कंस्ट्रेंट्स, क्या थे दो कंस्ट्रेंट्स है 10x प्लस 6y शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 60 और दूसरा 5x प्लस 4y should be less than equals to 35, और तीसरा आएगा नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट जो कि क्या होगा x should be greater than 0 and y should be greater than 0। ये हो गया। हाँ ये कैसे आएगा नॉन नेगेटिव, अभी बताया ना a और b कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा ना, मतलब उनकी वैल्यू 0 से बड़ी ही रहेगी, बस हो गया। हर प्रॉब्लम में नॉन नेगेटिव हाँ देखो भैया सेकंड वाला भी सेम है बच्चों, और कैटल ब्रीडिंग फार्म है जिसमें दो टाइप के फॉडर हैं, फॉडर 1 है, फॉडर 2 है, न्यूट्रिएंट ए है, न्यूट्रिएंट बी है, न्यूट्रिएंट सी है। आगे देखो कुछ कंडीशन अवेलेबिलिटी के लिए दिया होगा उसने, बोला इन अ कैटल ब्रीडिंग फार्म इट इज प्रिस्क्राइब्ड दैट द फूड राशन फॉर वन एनिमल मस्ट कंटेन 14
22 and 1 unit of nutrient A, B and C. न्यूट्रिएंट ए कम से कम कितना होना चाहिए? 14। मस्ट कंटेन, कम से कम। ध्यान से देखो, इसने अवेलेबिलिटी नहीं दिया था ना इसमें, तो हम लोग अवेलेबिलिटी वाला कॉलम ऐड कर लेंगे इसमें। ये है अपना फॉर्डर और ये है अपना न्यूट्रिएंट। ये है फॉर्डर 1, ये है फॉर्डर 2। यहां लिख देता हूं अवेलेबिलिटी, न्यूट्रिएंट ए, न्यूट्रिएंट बी, न्यूट्रिएंट सी। 2 2 1 1 3 1। अवेलेबल कितना है चलो? 14 22 1। अवेलेबल नहीं मतलब कम से कम बोला है, इस बार याद रखना। दैट मस्ट कंटेन, इतना तो होना चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे? लेट 1 यूनिट ऑफ फॉर्डर 1 बी x and 1 यूनिट ऑफ फॉर्डर 2 बी y। मतलब इसको x मान लिया, इसको क्या मान लिया? y। अब देखो ध्यान से। अच्छा, उसने बोला है कि कॉस्ट को क्या करते हैं? मिनिमाइज करते हैं। कॉस्ट को क्या करते हैं? तो भैया सेट मिनिमम कितना होगा? चलो सर, फॉर्डर 1 पे 1 रुपया और सॉरी द कॉस्ट ऑफ फॉर्डर 1 इज ₹3 पर यूनिट एंड फॉर्डर 2 के लिए कितना है? 2 पर यूनिट। तो मैं क्या बोलूंगा? 3x + 2y। इसको क्या करना मुझे? मिनिमाइज करना। ये अपना क्या बच्चों? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अच्छा, कंडीशन क्या है कि न्यूट्रिएंट ए कम से कम कितना होना चाहिए? 14। तो देखो मैं क्या लिखूंगा? 2x + 1y। 1y मतलब ये कम से कम कितना होना चाहिए? 14। ये कम से कम कितना होना चाहिए? 14। अरे समझा कि नहीं भाई? ऐसी 2x + 3y कितना होना चाहिए? 22। और ये 1 * x, 1 * y, y कितना होना चाहिए कम से कम? And x should be greater than 0 and y should be greater than 0। अरे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, समझे? Yes। हो गया। इजी। लिखो। नंबर 5 जो है ना, ये इनकम्प्लीट है। क्यों? उसमें ना अवेलेबल टाइम ही नहीं है। जैसे इसका टेबल बना के छोड़ देता हूँ, इनकम्प्लीट है क्वेश्चन। बोला मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस बल्ब एंड ट्यूब्स। दो चीज बना रहा है, बल्ब बना रहा है, ट्यूब बना रहा है। each of these must be processed through 2 machine M1 and M2। तो भैया देखो, टेबल नहीं दिया इस बार, हम लोग टेबल बना रहे हैं। अपने को बनाना है बल्ब, अपने को बनाना है ट्यूब। 2 मशीन है, M1 है और M2। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं? A package of bulb required 1 hour on machine 1 and 3 hour on machine 2। समझा? बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, बल्ब और ट्यूब को यहाँ लिख देते, मशीन को यहाँ लिख देते, कोई टेंशन नहीं, चलेगा। तो उस हिसाब से अब जैसे अवेलेबिलिटी दिया होगा ना कि इतने टाइम के लिए मशीन 1 अवेलेबल है, तो मैं अवेलेबिलिटी यहाँ लिख दूंगा कि मशीन 1 की ये अवेलेबिलिटी है, मशीन 2 की ये अवेलेबिलिटी। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ना अवेलेबिलिटी दी है ही नहीं इस क्वेश्चन में। देखो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये इनकम्प्लीट है। क्या बोल रहे हैं? A manufacturer produce bulb, a package of bulb require 1 hour of work on machine M1 and 3 hour on work on machine 2। Similarly, a package of tube require 2 hour on machine M1 and 4 hour on machine M2। बोला he earn a profit of ₹13.5 per kg of bulb and 55 per kg of tube। Availability mention नहीं, तो हम लोग कंस्टेंट बना ही नहीं पाएंगे। प्रॉफिट तो पता चल जाएगा, हम लोग बोलेंगे let the one packet of, let the number of unit of bulb be produced be x and the number of unit of tube be produced be y। तो 13.5x plus 55y अपना क्या हो जाएगा? z हो जाएगा। बट कंस्टेंट हम लोग बना पाएंगे? अवेलेबिलिटी तो देना चाहिए ना भैया, वो तो दिया नहीं। समझा क्वेश्चन एकदम? वाह, बाकी सब अगर दिया रहता तो फिर कंस्टेंट लिख देते, बट दिया नहीं। ये 3 मार्क 4 मार्क के क्वेश्चन है। जैसे इसमें देखो 7th वाला, देखो ये 5वां था, 7th वाला देखो बोल रहे क्या होगा, क्या करो? इनकम्प्लीट है ना भाई, अपनी मर्जी से तो नहीं लिख सकता कुछ भी। उसने अवेलेबिलिटी मेंशन नहीं की है, बस ये इसीलिए बता रहा था कि वो इनकम्प्लीट है। तो बाद में तुम लोग कभी सॉल्व की बोला रे इसमें तो आंसर ही नहीं आ रहा। क्या हो रहा है? A doctor has prescribed 2 different kind of feeds A and B to form a weekly diet। 2 खाना बना है, 2 तरीके के खाने बता रहे हैं A और B
फॉर अ सिक पर्सन द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ फैट कार्बोहाइड्रेट, मिनिमम बोला मतलब कम से, मतलब लेस देन, समझ में आ रहा है? सॉरी ग्रेटर देन, लेस देन मतलब उससे कम ना, ग्रेटर देन मतलब उतना है उससे, मिनिमम का मतलब ये है ना इतना तो चाहिए ही चाहिए, तो साइन किसकी आएगी? ग्रेटर देन। तो भैया दो तरीके के फूड है, यहां पे लिख देता हूं फूड, क्या है चलो ए और बी, ठीक है, और द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ, यहां पर फैट, यहां चाहिए तो उसको न्यूट्रिएंट लिख देता हूं, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, और क्या बच्चों तीसरा प्रोटीन, ठीक है ना, ठीक है। फैट कितना है? अच्छा मिनिमम है, यहां पे लिख दो, चाहिए तो मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है भैया? फैट कितना, सॉरी एक गड़बड़ हो जाएगी, मिनिमम रिक्वायरमेंट यहां लिखना पड़ेगा ना, मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है भैया? 18, 28 और तीसरा कितना है? 40, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा है? 1 यूनिट ऑफ फूड ए हैज 4 यूनिट ऑफ फैट, 14 यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट and 8 unit of protein. 1 unit of food B has 6 unit of fat, 12 units of carbohydrate and 8 unit of protein. सही है? प्राइस भी दिया हुआ है। The price of food is of A is, जाहिर सी बात है प्राइस हम लोग कम से कम ही रखना चाहेंगे, तो A का प्राइस कितना है? 4.5, तो यहाँ पे चाहिए तो लिख देता हूँ, प्राइस फॉर A is 4.5, फॉर B is एलपीपी फॉर्मुलेट करना है, अब तो काम ही कर दिया मैंने, मेन काम टेबल बनाना होता है वो बना लिया हम लोग, तो हम लोग क्या बोलेंगे भैया? Z मिनिमम, सॉरी पहले लिख दो, लेट द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ फैट, नहीं A और B है ना, लेट द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ A इज X एंड B इज Y, तो ये अपना X है और ये अपना Y, तो सर Z मिनिमम, हाँ प्राइस को कम से कम रखना है ना, तो कितना होगा? चलो 4.5 x प्लस 3.5, ये हो गया अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब अवेलेबिलिटी कितनी है? मिनिमम, हाँ, तो कितना होगा बोलो सर? 4x प्लस 6y ग्रेटर देन, किसके बराबर होना चाहिए? 14x प्लस 12y किसके बराबर होना चाहिए? 8x ग्रेटर देन 14, हो गया, इजी है ना। इंग्लिश में लिखना बीच में नहीं भूलना, स्टेटमेंट बनाना है, बाद में तुम लोग ऐसे लिख के आओ सब पूरा मार्क लगा रहा हूं मैं, समझा भी रहा हूं ना बीच बीच में, तो वो लिखना है आपको, एग्जामिनर मार्क्स उसी पे देगा, समझ में आया तो पता चलेगा, ये तो कॉपी करके लिखा है। एक सम यहां पर देखो, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, पहली बार 3 से ज्यादा सम क्या 3 से कितनी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा हूं परीक्षा में, अभी सेम पैटर्न के प्रॉब्लम सब में यही चल रहा है ना, हां उसमें भी अगर हर एक सम करो तो फायदा क्या है? पहला दूसरा चैप्टर खुला है, जो पहला दूसरा चैप्टर में सब अलग अलग थे, अगर तुमने नोटिस के शायद एक आध सब छोड़ा हो ना, एक भी पूरे जितने प्रॉब्लम वो अलग पैटर्न के थे। अब मैं जब पहला दूसरा पढ़ाया तभी भी आप लोगों को बोला था कि आगे सेम टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, फार्मूला सॉल्व करो, वैल्यूज को रखो, आंसर आएगा, कुछ नया नहीं। देखो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बोला इफ जॉन ड्राइव अ कार एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर सेकंड हाफ ही हैज टू स्पेंड ₹5 पर किलोमीटर, अगर 60 की स्पीड से चलेगा तो 5 रुपए देना पड़ेगा पर किलोमीटर। बोला इफ ही ड्राइव एट अ फास्टर स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर देन द कॉस्ट ऑफ द पेट्रोल इंक्रीज टू ₹8 पर किलोमीटर, मतलब अगर 60 की स्पीड से चल रहा है तो पर किलोमीटर 5 रुपए देना पड़ेगा, और अगर 90 की स्पीड से चल रहा है तो पर किलोमीटर 8। बोल रहा है ही हैज ₹600 टू स्पेंड, टोटल कितना रुपए उसके पास? 600। दूसरा बोल रहा है एंड विशेस टू ट्रैवल द मैक्सिमम डिस्टेंस, वो चाहता है कि जितना ज्यादा वो डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है वो उतना ट्रैवल करे विद इन एन आवर, फॉर्मुलेट द अबव प्रॉब्लम एज एलपीटी। ये ध्यान से देखो, मेरे पास टाइम कितना है? 60 1 घंटा। टाइम कितना अपने पास? हम लोग पहले क्या निकालते हैं? टाइम निकालते हैं। सर स्पीड दिया है मगर डिस्टेंस नहीं है ना, तो देखो मैं क्या बोलता हूं, लेट
the distance, let the distance traveled by 60 kilometer per hour be x1 and let the distance traveled by 90 kilometer per hour be x2. सही है सर? Yes. Now we know that speed is equals to distance upon time. तो टाइम कितना हो जाएगा? distance upon speed. Speed. तो मैं टाइम 1 निकाल रहा हूँ जब डिस्टेंस कितना था x1 और उस टाइम पर स्पीड कितनी थी 60. ऐसी टाइम 2 निकाल रहा हूँ वो कितना होगा x2 होगा. देखो टोटल टाइम कितना है? 1 घंटे से ज्यादा वो ट्रेवल. बोलने का मतलब ये है कि सर t1 plus t2 should be less than equal to 1. ध्यान हाँ है ना बच्चों? And what is t1? x1 60 and what is t2? x2 upon 90. सही है? Yes. ये कंस्टेंट है. अच्छा उसके बाद टोटल कितना रुपया है? 600 से ज्यादा वो खर्चा नहीं कर सकता. ठीक है, मतलब अब ये 600 कैसे निकालेंगे? देखो उसको 5 रुपया देना है पर किलोमीटर का ना. कितना रुपया देना है? 5 रुपया 1 किलोमीटर का. मगर कब? जब वो 60 की स्पीड से चल रहा है. मतलब सर x1 के लिए कितना देना है और x2 के लिए कितना देना है? 8. तो मैं क्या बोल रहा हूँ 5x1 प्लस 8x2. सर ये मिलाकर हमेशा 600 से कम ही छोड़ना चाहिए, ज्यादा नहीं हो सकता. अरे समझा कि नहीं? ये अब ये लिखना है आपको, मगर ध्यान रखना मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ. ये हो गया अपना दूसरा कंस्ट्रेंट. अच्छा जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो खर्चा करना ही पड़ेगा. मतलब x1 की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और x2 की वैल्यू 0 से बड़ी होगी. आगे क्या और क्या बोला है? और कुछ बोला है? ये बहुत बोलता है सर. इसमें तो मगर कंस्ट्रेंट ही आया ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ही आया अपना. क्या बोला है उसने? कुछ तो कुछ कमी हो रही है. हाँ, he wishes to travel the maximum distance. यही तो है भाई. उसको डिस्टेंस क्या ट्रेवल करना है? ये तो कंस्ट्रेंट हो गए ना. z तो बना ही नहीं था, तो z मैक्स. अरे डिस्टेंस क्या है आपका? x1 एंड ये ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए. तो z मैक्स क्या होगा? x1 प्लस x2. समझा? ये तो ये क्या थी? ये कंडीशंस थी ना. बेसिकली ये कंस्टेंट थे सर. मैं वही ढूंढ रहा था जब से कि यार आपने का ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, तो उसने बोला है क्वेश्चन में. देखो क्या बोला है? एंड ही विशेस टू ट्रैवल द मैक्सिमम डिस्टेंस. उसको क्या ट्रैवल करना है? मैक्सिमम डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या है? x1 और x2. तो मैक्सिमम कैसे होगा? दोनों को ऐड करके. सो x1 प्लस x2 ये अपना क्या होगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा जिसको अपने को क्या करना है? मैक्सिमाइज. देखो इसने प्रॉब्लम में ही ना सारे टाइप कंप्लीट कर दिया. आप एप्लीकेशन अगर पूछे तो ये है भैया उसका एप्लीकेशन. ऐसे कितने सारे केसेस बन सकते उसने दिया है. अब ये तो हो गया सर फॉर्मुलेशन. अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे इसका सॉल्यूशन. कि ठीक है आपने बता दिया कि ये कंडीशन बन गई, ये लीनियर है ना, इसीलिए लीनियर प्रोग्रामिंग बोलते हैं इसको. अब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि फिर क्या करने का, x1 और x2 को कितना रखने का. मतलब कितना डिस्टेंस x1 से चलूं, कितना मतलब कितना डिस्टेंस मैं चलूं 60 की स्पीड से और कितना डिस्टेंस चलूं मैं 90 की स्पीड से. तो मैं मैक्सिमम डिस्टेंस क्या करूंगा? ट्रेवल करूंगा. क्योंकि मेरे पास तो 600 रुपया और मेरे पास टाइम कितना है? 1 घंटा. तो ये रियल लाइफ सिचुएशन है ना. तो ऐसे में हम लोग किसका यूज करते हैं फिर? एलपीपी. अभी फॉर्मुलेशन देख लिया, अगले लेक्चर में सॉल्यूशन देखेंगे. आज के लिए काफी है.